2 फरवरी 1941। कैरेन, एरिट्रिया, एरिट्रिया के बाहर का पठार। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा है। हवा इतनी गर्म और सूखी है कि सांस लेने में गला छिल जाता है। पत्थर और धूल के इस बंजर इलाके में छाया एक दुर्लभ विलासिता है। नीचे संकरी डोंगोरोस घाटी, डोंगोरोस गॉर्ज में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के काफिले पर धूल का एक पीला बादल छाया हुआ है। ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल चलते सैनिक सब थके हुए, पसीने से तरबतर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम प्लैट, सूडान में ब्रिटिश सेना के कमांडर, अपनी दूरबीन से सामने के नज़ारे को देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। उनके सामने कैरेन का कस्बा नहीं है, उनके सामने है एक विशाल भूरे रंग की पत्थर की दीवार, पहाड़ों की एक अभेद्य श्रृंखला जो आसमान तक उठती दिखती है। ये एरिट्रिया के हाईलैंड्स का प्रवेश द्वार है और इस द्वार की चाबी है कैरेन। यह सिर्फ एक कस्बा नहीं है, यह एक किला है, प्रकृति का बनाया हुआ किला जिसे इंसानों ने और भी मजबूत कर दिया है। पिछले 40 सालों से इटली, जिसने एरिट्रिया पर कब्जा कर रखा था, कैरेन को पूर्वी अफ्रीका में अपने साम्राज्य का सबसे मजबूत गढ़ बनाने में लगा था। पहाड़ों की चोटियों पर तोपें तैनात हैं, मशीन गन के घोंसले, नेस्ट्स हर दर्रे और ढलान पर नजर रखे हुए हैं। कंक्रीट के बंकर और कांटेदार तारों के जाल पूरी घाटी में फैले हुए हैं और इन खाइयों में बैठे हैं 40,000 से ज्यादा सैनिक। ये सिर्फ इटालियन सैनिक नहीं हैं, इनमें अस्कारी सैनिक भी हैं, एरिट्रिया के स्थानीय लड़ाके जो अपने घर की जमीन के लिए लड़ रहे हैं और जो इस पहाड़ी इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। वे प्रेरित हैं, अनुभवी हैं और उन्हें अपने कमांडर जनरल निकोला कार्निमेओ पर पूरा भरोसा है। उन्हें बताया गया है कि कैरेन अभेद्य, इम्प्रेग्नेबल है। जनरल प्लैट को पता है कि उन्हें कैरेन पर कब्जा करना ही होगा। यह लाल सागर, रेड सी के तट और इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा तक जाने वाले रास्ते पर स्थित है। जब तक कैरेन इटली के हाथ में है, तब तक मुसोलिनी का पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य सुरक्षित है, लेकिन इसे जीतना लगभग नामुमकिन लगता है। पिछले कुछ हफ्तों में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें पहाड़ों से होती हुई विनाशकारी गोलीबारी ने रोक दिया है। तोपखाने के गोले उनके काफिलों को बिखेर देते हैं, मशीन गनें उनकी पैदल सेना को काट डालती हैं। शुरुआती हमले विफल हो गए हैं, भारी नुकसान के साथ। लंदन में वॉर ऑफिस से दबाव बढ़ रहा है। मिस्र में रोमल की अफ्रीका कोर्प खतरा पैदा कर रही है। उन्हें पूर्वी अफ्रीका में एक तेज जीत चाहिए और इसीलिए जनरल प्लैट ने अपने ट्रम्प कार्ड को बुलाया है। वे अभी-अभी सूडान के रेगिस्तान से एक लंबी, थका देने वाली यात्रा करके पहुंचे हैं। वे धूल में सने हैं, उनके चेहरे सख्त हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक है। यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 4th इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन है, जिसे रेड ईगल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ये कोई नौसिखिए नहीं है, ये पश्चिमी रेगिस्तान में इटालियन सेना को हराने के अनुभवी योद्धा हैं। इनमें राजपूत, सिख, जाट, गोरखा और पंजाबी मुसलमान शामिल हैं। वे कठोर हैं, अनुशासित हैं और उन्हें पहाड़ पर लड़ने का अनुभव है। लेकिन क्या वे कैरेन को जीत सकते हैं? ब्रिटिश कमांडरों को भी शक है। एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी डायरी में लिखा, यह जगह किसी भी सेना को रोक सकती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे कठिन रक्षात्मक स्थल, डिफेंसिव पोजीशन हो सकता है। एक्सिस कमांडर रोम और बर्लिन में बैठे निश्चित हैं, कैरेन नहीं गिरेगा। वे अपने इतालवी सहयोगियों की रक्षात्मक ताकत पर हंस रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि रेड ईगल डिवीजन के ये सैनिक, जिन्हें वे कम आंक रहे थे, वे इतिहास के सबसे भीषण और सबसे बहादुर पहाड़ी युद्धों में से एक लड़ने वाले थे। वे उन चट्टानों पर चढ़ने वाले थे जिन पर बकरियां भी जाने से डरती थीं। वे उस आग का सामना करने वाले थे जिसने पहले ही कई बहादुरों को भस्म कर दिया था, और वे दुनिया को और खासकर एक्सिस कमांडरों को स्तब्ध, शॉक्ड
करने वाले थे। 3 फरवरी 1941, डोंगोरोस घाटी, डोंगोरोस गॉज का मुहाना। आधी रात का अंधेरा, हवा ठंडी है, लेकिन तनाव की गर्मी हर सिपाही के खून में दौड़ रही है। चौथी भारतीय डिवीजन, 4th इंडियन डिवीजन के सैनिक अपने ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में चुपचाप अपनी शुरुआती पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशंस पर पहुंच रहे हैं। आज रात वे असंभव को संभव बनाने की कोशिश करेंगे। योजना सीधी है, लेकिन उतनी ही खतरनाक। उन्हें डोंगोरोस घाटी के संकरे रास्ते से आगे बढ़ना है, जो कैरन तक जाने का एकमात्र सीधा रास्ता है। लेकिन यह घाटी एक मौत का फंदा है। दोनों तरफ ऊंची, पत्थरीली पहाड़ियां हैं। बाईं ओर जेबेल संचिल और ब्रिग्स पीक। दाईं ओर डोलोगोरोडॉक फोर्ट और एक महत्वपूर्ण पहाड़ी जिसे ब्रिटिश सैनिक जल्द ही कैमरन रिज का नाम देंगे। इन पहाड़ियों पर अंधेरे में छिपे हुए इतालवी और एरिट्रियाई सैनिक अपनी ब्रेडा मशीन गनों और मोर्टारों के साथ इंतजार कर रहे हैं। वे हर इंच जमीन जानते हैं। पहला हमला पंजाब रेजिमेंट के कंधों पर है। उनका लक्ष्य है कैमरन रिज पर कब्जा करना। अगर वे इसे हासिल कर लेते हैं तो वे घाटी में आगे बढ़ रहे अपने साथियों पर हो रही गोलीबारी को कम कर सकते हैं। सिग्नल दिया जाता है। ब्रिटिश तोपें गरज उठती हैं। उनके गोले अंधेरे पहाड़ों पर आग बरसाते हैं। और फिर सीटी की तीखी आवाज के साथ पंजाबी सैनिक अपनी खाइयों से निकलकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे खुले में हैं, कोई कवर नहीं, सिर्फ पत्थर, कांटेदार झाड़ियां और ऊपर से आती मौत। तुरंत अंधेरे पहाड़ मशीन गनों की कर्कश आवाज और मोर्टार के धमाकों से गूंज उठते हैं। ट्रेसर गोलियां रात को चीरती हुई नीचे आती हैं। एक लाल जाल बुनती हुई, चीखें, विस्फोट, धातु का टकराना। पंजाब रेजिमेंट के सैनिक गिर रहे हैं, लेकिन वे रुक नहीं रहे। वे चट्टानों पर चढ़ रहे हैं, हाथों और घुटनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कदम एक संघर्ष है। मशीन गन की गोलियां उनके बगल की चट्टानों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही हैं। मोर्टार के गोले उनके साथियों को चीथड़ों में बदल रहे हैं। लेफ्टिनेंट प्रेम सिंह भगात बॉम्बे सैपर्स एंड माइनर्स के एक युवा इंजीनियर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका काम है बारूदी सुरंगों, माइनफील्ड्स को साफ करना। लेकिन इटालियन तोपखाने का फायर इतना घना है कि उनकी बख्तरबंद गाड़ी कई बार हिट होती है। लेफ्टिनेंट भगत घायल हो जाते हैं, उनके कान का पर्दा फट जाता है, लेकिन वह रुकते नहीं। अगले 96 घंटों तक वह और उनके बचे हुए लोग बिना रुके बारूदी सुरंगें साफ करते रहेंगे, लगातार दुश्मन के फायर के नीचे। बाद में उन्हें इस अविश्वसनीय वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा। सुबह की पहली किरण के साथ सच्चाई सामने आती है। पंजाबी सैनिकों ने अमानवीय बहादुरी दिखाई थी। वे कैमरन रिज की कुछ निचली ढलानों तक पहुंच गए थे, लेकिन छोटी अभी भी दुश्मन के हाथ में थी। मशीन गनों ने उन्हें वहीं रोक दिया था। उनके शव चट्टानों पर बिखरे पड़े थे। दूसरी तरफ राजपुताना राइफल्स के सैनिक जेबेल संचिल की सीधी, लगभग खड़ी चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा हमला था जिसे इटालियन कमांडर असंभव मानते थे। वे रात भर चढ़ते रहे, अपनी राइफलों को पीठ पर बांधे, संगीनों, बेनेट्स और अपने हाथों से चट्टानों को पकड़ते हुए। इटालियन मशीन गनें ऊपर से आग बरसा रही थीं। सैनिक फिसल रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन बाकी चढ़ते जा रहे थे। वे लगभग चोटी तक पहुंच गए थे, लेकिन इटालियन सैनिकों ने पत्थर लुढ़काने शुरू कर दिए, बड़े बड़े बोल्डर जो नीचे आते हुए सैनिकों को कुचल रहे थे। और फिर उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। राजपूताना राइफल्स को पीछे हटना पड़ा, भारी नुकसान के साथ। दिन के उजाले में जनरल प्लैट और उनके कमांडर युद्ध क्षेत्र को देखते हैं। घाटी लाशों और जलते हुए वाहनों से अटी पड़ी है। कैमरन रिज और जेबेल संचिल अभी भी दुश्मन के हाथों में हैं। उनकी चोटियों से मशीन गनें अभी भी आग उगल रही हैं। पहला हमला विफल हो गया था। एक्सिस कमांडर रोम और बर्लिन में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा था, कैरन अभेद्य है, लेकिन वे रेड ईगल डिवीजन के जाज्बे को नहीं जानते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी,
ये एक चुनौती थी। वे पीछे हट सकते थे, वे इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले 2 हफ्तों तक वे लगातार हमला करते रहे। सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, सभी ने बारी-बारी से उन खूनी ढलानों पर चढ़ने की कोशिश की। हर हमला उसी क्रूर परिणाम के साथ विफल हुआ। नुकसान भयानक था। डिवीजन अपनी आधी ताकत खो चुकी थी। घाटी खून से लाल हो गई थी। हवा में मौत की गंध थी। सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। फरवरी के मध्य तक जनरल प्लैट को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने हमलों को रोक दिया। उन्हें फिर से संगठित होना था। उन्हें एक नई योजना बनानी थी। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई ऐसी योजना हो सकती थी जो इस पत्थर के किले को तोड़ सके? या क्या कैरन सचमुच अभेद्य था? फरवरी 1941 का अंत। कैरन के सामने का पठार। हमलों के रुकने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई है। लेकिन यह शांति की खामोशी नहीं है। यह तूफान से पहले की खामोशी है। दोनों तरफ के सैनिक थके हुए हैं, घायल हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी सामने वाले दुश्मन पर टिकी हैं। जनरल प्लैट ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक सामरिक विराम, टैक्टिकल पॉज लिया था। वह जानते थे कि सीधे हमले विफल हो गए थे, लेकिन कैरन को लेना जरूरी था। हार मानने का सवाल ही नहीं था। इस विराम के दौरान ब्रिटिश और भारतीय सैनिक सिर्फ आराम नहीं कर रहे थे, वे एक विशाल लॉजिस्टिकल ऑपरेशन में लगे थे। कैरन की लड़ाई सिर्फ बंदूकों और संगीनों की लड़ाई नहीं थी, यह आपूर्ति, सप्लाई की भी लड़ाई थी। हर गोली, हर ग्रेनेड, हर पानी की बोतल, हर खाने का पैकेट, सब कुछ सूडान के बेस से सैकड़ों मील दूर ऊबड़-खाबड़ रेगिस्तानी रास्तों से लाया जा रहा था, और फिर उसे उन सैनिकों तक पहुंचाना था जो पहाड़ों की ढलानों पर दुश्मन की गोलियों के नीचे छिपे थे। ये काम भारतीय सैपर्स एंड माइनर्स और भारतीय सेना सेवा कोर, इंडियन आर्मी सर्विस कोर की म्यूल कंपनीज के कंधों पर था। उन्होंने अविश्वसनीय परिस्थितियों में काम किया। रात के अंधेरे में इटालियन मोर्टार और मशीन गन फायर के नीचे उन्होंने खड़ी चट्टानों पर रास्ते बनाए। उन्होंने खच्चरों, म्यूल्स पर लादकर पानी और गोला बारूद उन फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जहां ट्रक नहीं जा सकते थे। कई खच्चर चालक मारे गए, कई खच्चर भी, लेकिन सप्लाई लाइन चलती रही। ये वह गुमनाम वीरता थी जिसने लड़ाई को जारी रखा। उसी समय जनरल प्लैट को सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट्स भी मिल रहे थे। एक और अनुभवी डिवीजन आ पहुंची थी, 5वीं भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन। अब प्लैट के पास 2 पूरी भारतीय डिवीजन थीं, साथ ही ब्रिटिश बटालियन और फ्री फ्रेंच ब्रिगेड भी। उनकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन सवाल अभी भी वही था, कैरन को कैसे तोड़ा जाए? नई योजना बनाई गई। यह पिछली बार की तरह टुकड़ों में हमला करने की योजना नहीं थी। यह एक पूर्ण, समन्वित, कोऑर्डिनेटेड, बड़े पैमाने का हमला था। इसे ऑपरेशन बेनेडिक्ट नाम दिया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य था डोंगोरोस घाटी, डोंगोरोआस गोर्ज के दक्षिण में स्थित डोलोगोरोडोक फोर्ट पर कब्जा करना। यह किला, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, घाटी पर हावी था। अगर मित्र राष्ट्र इसे हासिल कर लेते, तो वे न केवल घाटी में अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित कर सकते थे, बल्कि वे उत्तर में स्थित मुख्य इतालवी सुरक्षा लाइन जेबल सांचिल और ब्रिग्स पीक पर भी बगल से हमला, फ्लैंक अटैक कर सकते थे। इसके साथ ही उत्तर में 4थी डिवीजन के बाकी ब्रिगेड संचिल और ब्रिग्स पीक पर फिर से सीधा हमला करेंगे, ताकि इटालियन कमांडर अपनी सेना को डोलोगोरोडॉक की रक्षा के लिए न भेज सकें। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें भारी तोपखाने, आर्टिलरी की बमबारी, हवाई हमले, हालांकि आरएएफ के पास सीमित विमान थे, और पैदल सेना के भयंकर हमले शामिल थे। 15 मार्च 1941, भोर से ठीक पहले 56 दिनों की घेराबंदी का दूसरा और निर्णायक चरण शुरू होने वाला था। सैकड़ों ब्रिटिश और भारतीय तोपें एक साथ गरज उठीं। पहाड़ों पर आग और धुएं का एक तूफान टूट पड़ा। पूरी जमीन कांप रही थी। बमबारी इतनी भयंकर थी कि चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगीं।
इटालियन सैनिक अपने बंकरों और खाइयों में दुबके हुए थे, इस नरक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और फिर बमबारी रुकी। एक भयानक सन्नाटा, और उस सन्नाटे में हजारों भारतीय सैनिक अपनी खाइयों से निकल पड़े। दक्षिण में 5वीं डिवीजन के सैनिक, जिनमें महाराठा लाइट इन्फेंट्री और गारवाल राइफल्स के जवान शामिल थे, डोलोगोरोडॉक फोर्ट की खड़ी ढलानों पर चढ़ाई शुरू कर चुके थे। वे जानते थे कि इटालियन तोपखाना कुछ ही देर में फिर से फायर शुरू कर देगा। उनके पास समय कम था। उत्तर में 4थी डिवीजन के सिख और राजपूत सैनिक एक बार फिर उन खूनी चोटियों संचिल और ब्रिग्स पीक की ओर बढ़ रहे थे, जिन्होंने पहले उन्हें रोक दिया था। उनके दिल में पिछली हार का दर्द था, लेकिन आंखों में एक नया संकल्प। लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी, पहले से कहीं ज्यादा भयंकर, पहले से कहीं ज्यादा खूनी। डोलोगोरोडोक की ढलानों पर मराठा सैनिक इटालियन मशीन गनों की बौछार के बीच आगे बढ़ रहे थे। वे हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे, संगीनों से लड़ रहे थे। हर बंकर, हर खाई के लिए घमासान युद्ध हो रहा था। इटालियन सैनिक, खासकर एरिट्रियाई अस्कारी, अपनी जमीन के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय सैनिक रुक नहीं रहे थे। वे एक लहर की तरह ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सबेदार रिचपाल राम, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस विजेता, जैसे वीरों ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, जब तक कि वे गिर नहीं गए। 2 दिनों की लगातार निर्मम लड़ाई के बाद 17 मार्च की सुबह मराठा और गढ़वाली सैनिकों ने डोलोगोरोडॉक फोर्ट पर तिरंगा फहरा दिया। यह एक बड़ी जीत थी। उन्होंने इटालियन सुरक्षा लाइन में एक महत्वपूर्ण सेंध लगा दी थी। घाटी अब सुरक्षित थी, लेकिन उत्तर में संचिल और ब्रिग्स पीक अभी भी दुश्मन के हाथ में थे, और वहां लड़ाई और भी ज्यादा क्रूर होती जा रही थी। इटालियन सैनिक अपनी मुख्य पोजीशन को बचाने के लिए मौत तक लड़ने को तैयार थे। डोलोगोरोडॉक का गिरना एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन कैरन का पतन अभी भी दूर था। असली परीक्षा अभी बाकी थी। 17 मार्च 1941। कैरन। डोलोगोरोडॉक फोर्ट पर भारतीय तिरंगे का लहराना एक जीत थी, लेकिन घाटी के दूसरी तरफ नरक अभी भी जारी था। जेबेल सेंचिल और ब्रिग्स पीक की चोटियां इटालियन सुरक्षा की रीढ़ थीं। यहां बैठे सैनिक डोलोगोरोडॉक पर हुए हमले को देख चुके थे। वे जानते थे कि अब उनकी बारी है। वे पीछे हटने वाले नहीं थे। 4थी भारतीय डिवीजन, 4th इंडियन डिवीजन के सिख और राजपूत सैनिक, जो पिछले हफ्तों में इन्हीं ढलानों पर अपना खून बहा चुके थे, अब नए सिरे से हमला कर रहे थे। उन्हें पता था कि दुश्मन पहले से ज्यादा सतर्क और ज्यादा खतरनाक होगा। लड़ाई पत्थर दर पत्थर लड़ी जा रही थी। यह तोपखाने या टैंकों की लड़ाई नहीं थी। यह राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड और संगीन बियोनेट की लड़ाई थी। यह इंसान की सहन शक्ति और साहस की चरम परीक्षा थी। सिख सैनिक अपनी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की हुंकार के साथ मशीन गन की गोलियों की बौछार के बीच खड़ी चट्टानों पर चढ़ रहे थे। वे हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बंकरों को साफ कर रहे थे। हाथापाई की नौबत आ रही थी, जहां चाकू और संगीनें ही फैसला करती थीं। इटालियन सैनिक, विशेषकर सवॉय ग्रेनेडियर्स जैसे एलीट यूनिट्स, चट्टानों में खोदी गई अपनी खाइयों से जबरदस्त प्रतिरोध कर रहे थे। वे हर इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे। वे जवाबी हमले, काउंटर अटैक्स कर रहे थे। अक्सर रात के अंधेरे में भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। नुकसान दोनों तरफ भयानक था। घायलों को नीचे लाना लगभग नामुमकिन था। कई सैनिक अपनी चोटों के कारण चट्टानों पर ही दम तोड़ देते थे। पानी की कमी एक और बड़ा दुश्मन था। सैनिक प्यास से बेहाल थे, लेकिन सप्लाई लाइनें दुश्मन की गोलीबारी की जद में थीं। दिन हफ्तों में बदल गए। लड़ाई एक क्रूर गतिरोध, स्टेलमेट में बदल गई थी। संचिल और ब्रिग्स पीक की ढलानें लाशों से पट गई थीं, लेकिन चोटियां अभी भी इटालियन हाथों में थीं। जनरल प्लैट और उनके कमांडर हताश हो रहे थे। क्या यह किला सचमुच अटूट था? लेकिन तभी सैपर्स एंड माइनर्स ने एक और साहसिक कारनामा कर दिखाया। डोलोगोरोडोक पर कब्जे के बाद
उन्होंने घाटी के पार सीधे संचिल की ढलानों तक पहुंचने के लिए रात के अंधेरे में दुश्मन की नजरों से बचकर एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया। यह प्लैट्स वे कहलाया। यह इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना था, जिसे लगातार मोर्टार और स्नाइपर फायर के नीचे बनाया गया था। इस नए रास्ते ने खेल बदल दिया। अब भारतीय सैनिक संचिल पर और करीब से और ज्यादा प्रभावी ढंग से हमला कर सकते थे। अंतिम हमला 25 मार्च 1941 को शुरू हुआ। इस बार ध्यान पूरी तरह से उत्तर की चोटियों पर था। एक भयंकर तोपखाने की बमबारी के बाद राजपूत, सिख और गोरखा सैनिकों ने फिर से चढ़ाई शुरू की। ब्रिग्स पीक पर गोरखा सैनिकों ने अपनी प्रसिद्ध निडरता का प्रदर्शन किया। वे लगभग खड़ी चट्टानों पर चढ़ गए, अपनी कुकरिस का इस्तेमाल करते हुए इटालियन खाइयों में कूद पड़े। हाथापाई क्रूर थी, लेकिन गोरखाओं का संकल्प अटूट था। उसी समय सिख और राजपूत सैनिक संचिल की अंतिम सुरक्षा लाइनों पर हमला कर रहे थे। लड़ाई इतनी करीब थी कि सैनिक एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे थे। हर बंकर, हर मशीन गन पोस्ट के लिए मौत तक लड़ाई लड़ी गई। इटालियन कमांडर जनरल कार्नीमियो देख रहे थे कि उनकी लाइनें टूट रही हैं। उनके सैनिक थक चुके थे, उनका गोला बारूद खत्म हो रहा था और सबसे बड़ी बात, उनका मनोबल टूट रहा था। भारतीय सैनिकों का लगातार अमानवीय दबाव असहनीय हो गया था। 27 मार्च 1941 की सुबह 56 दिनों की क्रूर खूनी लड़ाई के बाद सफेद झंडे दिखने लगे, पहले संचिल पर, फिर ब्रिग्स पीक पर। इटालियन सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे थे। कैरेन टूट गया था। जब ब्रिटिश और भारतीय सैनिक धूल और धुएं के बीच कैरेन के कस्बे में दाखिल हुए तो वे हैरान रह गए। कस्बा लगभग खाली था। असली लड़ाई पहाड़ों पर लड़ी गई थी। जीत की खबर बिजली की तरह फैली। लंदन, काहिरा, दिल्ली, हर जगह जश्न मनाया गया। एक्सिस कमांडरों के लिए यह एक बड़ा झटका था। जिस किले को वे अभेद्य मानते थे वह गिर गया था, और उसे गिराने वाले वे भारतीय सैनिक थे जिन्हें उन्होंने कम आंका था। केरन की लड़ाई सिर्फ एक सामरिक जीत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक दुनिया के किसी भी सैनिक से कम नहीं थे। वे सबसे कठिन परिस्थितियों में सबसे मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते थे और जीत सकते थे। चौथी और पांचवीं भारतीय डिवीजन ने कैरन में लगभग 12,000 सैनिक खो दिए थे, घायल या मारे गए। यह एक भयानक कीमत थी, लेकिन उन्होंने पूर्वी अफ्रीका में एक्सिस की कमर तोड़ दी थी। कुछ ही हफ्तों में बाकी इटालियन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी अफ्रीका में युद्ध समाप्त हो गया। केरन के खूनी पत्थर, रेड ईगल डिवीजन और उनके साथियों की असाधारण वीरता और बलिदान की गवाही देते हैं। यह वह लड़ाई थी जिसने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिपाही क्या कर सकता है।